तो हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में कल हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखे हैं, जिसमें पहली बात हम लोग देखे हैं कि कौन कौन सा हमारा सिलेबस है, व्यापम के पेपर कैसे होता है और CGPSC का पेपर कैसे होता है, ऐसा करके। तो आप लोग कल थोड़ा मतलब इंग्लिश मीडियम जो है टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो उसी को आज थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर है ना जल्दी से रिविजन करेंगे कल वाली क्लास का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या है इंग्लिश मीडियम वाले उसको नोट डाउन कर लेना, हिंदी मीडियम वालों को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा मैं सबसे पहले आपको बता रहा था ग्लोब के बारे में, और ग्लोब के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा क्या है पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा क्या है पृथ्वी है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं अर्थ। ये अगर इस अर्थ को मैं दो बराबर भागों में ऐसे एक आड़ी रेखा से बांट दूं, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का ये वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं नॉर्थ, ये वाला हिस्सा दक्षिण और इसको बोलते हैं साउथ, ये वाला हिस्सा पूर्व और इसको बोलते हैं ईस्ट, और ये वाला हिस्सा है पश्चिम और इसको बोलते हैं वेस्ट। तो इंग्लिश मीडियम वाले नोट करते जाएंगे, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो अगर मैं इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दूं 20 से, और कैसी रेखा से, तो आड़ी रेखा से, और आड़ी रेखा को ही बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसे बांट रहे हैं हॉरिजॉन्टल। तो हमको पता है कि ये उत्तर का हिस्सा है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या बोलते हैं तो उत्तरी गोलार्ध ये, और इसको क्या बोलेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिण के साइड में है, तो दक्षिण के साइड में है इसलिए इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और जो उत्तर के साइड में है इसलिए उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। इसका इंग्लिश नाम आप लोग लिख लीजिए, देखो उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप लोग नोट करते जाइए इंग्लिश मीडियम वाले, है ना, अपने नोट्स में सुधार लेना। उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो रेखा बीचों बीच पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, एक को बोल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध और एक को बोल रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, उसका एक विशेष नाम है, और इस रेखाओं को बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। ये जो आड़ी रेखाएं हैं जो पृथ्वी को अन्य भागों में बांट रही है, अलग अलग भागों में बांट रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। ये तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा एक अक्षांश रेखा नहीं है, ऐसा बहुत सारा जो है अक्षांश रेखा है। तो ये जो बीचों बीच वाला है इसको तो बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को आप लोग लिख लीजिए लैटिट्यूड। ये तो अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं लैटिट्यूड। और हम लोग जानते हैं ऐसा एक रेखा नहीं है, ऐसा बहुत सारा रेखा है जो कि पृथ्वी को जो है आड़ी रेखाओं में या आड़ी भागों में बांट रही है। तो हम लोग जानते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध की ओर जो रेखा है उसको बोलेंगे हम लोग उत्तरी अक्षांश। तो इसको क्या बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। ये कल का थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है हमारा, है ना, ये वाला क्या है उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तर के साइड में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसको क्या बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड। आप लोग लिख रहे हैं नीचे, इंग्लिश मीडियम वाले लिख रहे हैं जी, है ना। और उसके बाद जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो रेखाएं कैसी हो जाएगी दक्षिणी अक्षांश। ये तो जो रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध को विभिन्न भागों में बांट रही है, और आड़ी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल रेखा है, क्षैतिज रेखा है, उसको बोलेंगे हम लोग दक्षिणी अक्षांश। ये उसको क्या बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे साउदर्न लैटिट्यूड, साउदर्न लैटिट्यूड, ऐसा करके देखें। उसके बाद देखें हम लोग ये सब जो रेखा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग अक्षांश रेखा। और इन अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग कुछ कुछ बातें देखे हैं, जैसे कि ये अक्षांश रेखा जो है वह जहां से निकलती है वहीं पे जाके खत्म होती है। अगर मैं मान लूं कि ये क्या है हमारा ग्लोब है, तो ग्लोब में ये जो बीचों बीच है
ये जो बीचों बीच जिसको हम लोग बोलते हैं भूमि के मध्य में है, इसलिए भूमध्य, और इसी भूमध्य रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। अभी आगे लिखेंगे उसको, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो अक्षांश रेखा है वो जहां से निकल रही है वहीं पे आके क्या होता है, पूरा राउंड मार के वहीं पे आके खत्म होता है। ये आपको बिल्कुल समझ में आया है कल? जहां से निकलता है वहीं पे आके क्या होता है, ये खत्म होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो बीचों बीच वाला जो है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और जो उत्तर की ओर में ऐसी ऐसी रेखाएं हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की ओर जो रेखाएं हैं उसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ये हो गया अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर हमको पूछे तो पहला बात तो यही बताना है कि जहां से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म होता है। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके खत्म होगा। बोलने का मतलब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। पहला बात लिख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा बात क्या देखें, तो दूसरा बात हमको अक्षांश रेखाओं के बारे में बताना है कि अक्षांश रेखाएं जो है वह कैसी रेखाएं हैं, तो समानांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं। ये दिख रहा है समानांतर, बिल्कुल एक दूसरे को काट रही है क्या, नहीं। तो पहला तो इसको ये एक याद रखना है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। पहला बात यही याद रखना है। अच्छा, और ये रेखा कैसे दिख रही है हमको, हॉरिजॉन्टल। बोलने का मतलब क्षैतिज। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए क्षैतिज और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कैसी रेखा है, तो हॉरिजॉन्टल रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक। उसके बाद क्या बोला, जहां से निकलता है वहां पे खत्म होता है, और एक तो क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्लस कैसा है तो पैरेलल है, समानांतर है ना। कैसी रेखा है तो पैरेलल लाइन है। ये तीसरा बात याद रखना है आपको, कैसी रेखा है, ये पैरेलल लाइन है। और क्या देखे हम लोग कल इसके बारे में, तो और देखे हैं कि एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में जो दूरी होती है वो कितना होती है, तो 111 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ईच लाइन, ठीक। क्लियर है इतना, है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है जी अब कैसे का इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। तो प्रत्येक रेखाओं के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। और टोटल नंबर की बात करें तो हम लोग देखे हैं कि ये जो अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में है इसको बोलेंगे, उत्तर की ओर की रेखा को उत्तरी अक्षांश, और इसकी संख्या कितनी है तो 90। बोलने का मतलब बीच में है एक जीरो वाला, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री करते करते ये जो लास्ट रेखा मिलेगी हमको वो कौन सी रेखा होगी, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या उसी को बोलेंगे 90 डिग्री या 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। वैसे ही दक्षिण की ओर कितनी रेखाएं होंगी, तो दक्षिण की ओर भी कितनी रेखाएं हैं, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, और ऐसा करते करते जो लास्ट वाला होगा वो होगा 90 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, है ना। तो ऐसे भी कितनी रेखाएं हैं, 90। तो उत्तर की ओर 90, दक्षिण की ओर 90, और बीच में 0। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है, 181। ये 5 बातें देखिए हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में कल, है ना। तो ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा से संबंधित 5 बातें। उसके बाद हम लोग और क्या देखे हैं, तो उसके बाद हम लोग देखे हैं कि इन्हीं अक्षांश रेखाओं में कुछ जो है महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो कि हमारे काम का है। जैसे कि ये हो गया हमारा पृथ्वी, तो ये जो बीचों बीच अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका मतलब ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। उत्तर की ओर जाएंगे तो मिलेगा हमको उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण की ओर जाएंगे तो मिलेगा दक्षिणी अक्षांश। तो इसके ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री, उसके ऊपर वाला 2 डिग्री, उसके ऊपर वाला 3 डिग्री। तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हमको एक रेखा मिलेगी जो कि है 23.5, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कल पढ़ चुके हैं इसको। वैसे ही दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण की ओर देखने को मिलेगा 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और एक रेखा मिलेगी जिसको बोलते हैं हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये हो जाएगा। इसका इंग्लिश नाम आप लोग लिख लीजिए जी। अच्छा, इंग्लिश नाम अभी नहीं लिखे ना
ये तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमि के मध्य में है। इसी को हिंदी वाले आप लोग लिख लीजिए विषुवत रेखा। इसी का एक और नाम क्या है तो विषुवत रेखा। और आप लोग लिखिए इक्वेटर। इस रेखा को क्या बोलते हैं तो इक्वेटर। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और किस नाम से जाना जाता है तो इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या आप लोग क्या बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, और क्या बोलेंगे इक्वेटर, और हम लोग क्या बोलेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी का हिंदी में और क्या नाम है तो कर्क रेखा। ये इसी का क्या नाम है कर्क रेखा। और नीचे वाले का क्या नाम है तो मकर रेखा। और आपको बताया था कंफ्यूजन होगा उसके लिए, तो ऊपर वाला कर्क है तो क पहले आता है और म बाद में आता है, तो ऊपर वाला कर्क और नीचे वाला मकर। चलिए आप लोग इंग्लिश नाम लिख लीजिए इसका। ये तो कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। जबकि मकर रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये लिख रहे हैं आप लोग। तो कर्क रेखा को क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबकि मकर रेखा को क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऐसा करके। तो ये हो गया हमारा कर्क रेखा से संबंधित बातें, है ना। या बोल सकते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में देख लिए कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को आड़ी रेखाओं में बांट रही है, और जो बीचों बीच वाला है वो भूमध्य रेखा है, जो उत्तर की ओर है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जो वो उत्तरी अक्षांश है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो दक्षिणी अक्षांश। ये हो गया हमारा अक्षांश रेखा। ये अक्षांश रेखा के बारे बाद में हम लोग देखे हैं देशांतर रेखा। उसके बाद हम लोग किसके बारे में टॉपिक में डिस्कस किए हैं तो देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा की बात करें तो हमको पता है कि इस पृथ्वी को अगर मैं ऐसे खड़ी रेखाओं में 2 बराबर भागों में बांट दूं, तो जो पूर्व का हिस्सा होगा उसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और जो पश्चिम का हिस्सा होगा उसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिखेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लिखो नाम ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पश्चिम का साइड में है तो पश्चिमी गोलार्ध। ये पश्चिम के साइड में है तो इसको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और इंग्लिश नाम हो जाएगा आपका, पूर्वी है तो ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये। और इसको क्या बोलेंगे तो वेस्टर्न, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये। तो एक हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक क्या हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये वाली जो रेखा है ये जो रेखा है खड़ी रेखा, इन सब खड़ी रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है तो देशांतर रेखा। तो हम लोग जानते हैं ऐसी एक रेखाएं नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं। तो अगर ये हमारा पृथ्वी हो गया और उसके बीचों बीच में जो रेखा है इसको अगर मैं बोलूं, जैसे इधर बीचों बीच में जो रेखा है उसको बोलें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो इधर जो बीचों बीच में है उसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। ऐसा करके देखिए हम लोग कल, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम लिखिए आप लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूड ये। तो हम लोग जानते हैं ऐसी एक रेखाएं नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं। तो ये क्या हिस्सा है हमारा, पूर्वी हिस्सा है, ठीक। ये कौन सा हिस्सा है, पूर्वी। और ये वाला हिस्सा कौन सा है तो पश्चिमी, ठीक। ये वाला हिस्सा पश्चिमी है और वो वाला हिस्सा पूर्वी है। तो जो पूर्व के साइड में रेखाएं होंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्वी देशांतर। वेरी गुड, है ना। जो पूर्व के साइड में रेखाएं हैं उसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। तो इसको आप लोग लिखिए ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ये।
ये वैसे ही इधर जो रेखाएं हैं पश्चिम की ओर में, उसको बोलेंगे हम लोग पश्चिमी देशांतर। ये जो रेखाएं हैं इन सबको क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये हो जाएगा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ कुछ विशेष बातें। जैसे देशांतर रेखा के बारे में विशेष बातें की बात करें तो देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, तो खड़ी रेखाएं हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, तो आड़ी रेखाएं हैं। तो आड़ी रेखाओं को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और खड़ी रेखाओं को बोलते हैं वर्टिकल। तो ये देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, तो वर्टिकल लाइन है। ये पहला बात तो याद रखना है कि ये कैसी रेखा है, तो वर्टिकल लाइन है। दूसरा बात हम लोग देखें हैं कि अक्षांश रेखा जहां से शुरू होती है वहीं पे जाके खत्म होती है। लेकिन अगर हम लोग देशांतर रेखा की बात करें या लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये एक ध्रुव से चालू हो रहा है और दूसरी ध्रुव पे जाके खत्म हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इसके बात करें तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है। और एंड कहां पे हो रहा है, तो एंड हो रहा है साउथ पोल पे। ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद देखना है उसकी पहला बात तो देखिए वर्टिकल लाइन है, जहां से शुरू होता है, सॉरी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे जाके खत्म होता है। उसके बाद देखना है, देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है तीसरा लाइन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा ये कैसी रेखा है, तो पैरेलल। ये कैसी रेखा है, पैरेलल। जबकि ये हमको पैरेलल दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये पैरेलल तो नहीं है। और पैरेलल नहीं है तो इसमें बोल सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है ना, डिस्टेंस बिटवीन लाइन जो है वह अलग अलग है, अलग अलग जगहों में। जैसे कि अगर हम लोग इसमें तीसरा बात करें, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ये तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन हमको दो प्रकार के देखने को मिलती है। पोल में क्या है, कम है, पोल वाले एरिया में पास पास आ रही है, तो पोल वाले एरिया में क्या है, तो लेस, है ना। लेस कहाँ है, पोल वाले एरिया में ये, और मोर कहाँ है, ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ है, तो मिड वाले एरिया में या मिडिल वाले एरिया में, ऐसा बोल सकते हैं। शॉर्ट में तो लिखना रहता है अपने को। अब समझ में आ रहा है आप लोग को, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वर्टिकल लाइन से स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ पोल से और एंड हो रहा है साउथ पोल पे। और डिस्टेंस बिटवीन लाइन की बात करें तो लेस कहाँ है, पोल वाले एरिया में, और मोर कहाँ है, तो मिडिल वाले एरिया में। चलिए और क्या देखें उसके बाद देखें हैं कि इन रेखाओं के बीच में जो दूरी कितना है, तो 111 किलोमीटर। जबकि समय का डिस्टेंस है ना, टाइम का अंतर, ये टाइम का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस की बात करें, टाइम डिफरेंस की बात करें तो कितना है, 4 मिनट। आप लोग को कल बताया था कैसे है 4 मिनट करके, वो हम लोग सब पढ़ चुके हैं, है ना। ग्लोब में घुमा के देख लिए, हमको पता है कि भैया 360 है टोटल नंबर। अच्छा नंबर भी लिख लेते हैं, चलो ये, तो उसका टोटल नंबर कितना है, 181। इसका टोटल नंबर कितना है, तो 381। हमको पता है कि एक रेखा क्या है, ये 0 डिग्री वाला। ये अब ग्लोब में देखते हैं थोड़ा सा, ये तो आपको बताया था मैं, यहाँ पर जो है एक देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन में एक लैंड है ग्रीनविच, है ना। वहीं से जो है वह एक रेखा गुजरती है, बिल्कुल ये हो गया ग्लोब का उत्तरी भाग, उत्तरी बिंदु या उत्तरी पोल बोल सकते हैं इसको, है ना। यहीं से एक रेखा ऐसे गुजर रही है जो एक ध्रुव से चालू होकर दूसरे ध्रुव पे जाके क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये यहाँ से निकल रही है ब्रिटेन के पास से, और ये इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा। एक ध्रुव से चालू होकर दूसरे ध्रुव पे जाके खत्म, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसके ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो पश्चिम के साइड में ये हो जाएगा 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री देशांतर रेखा करते करते जो लास्ट वाला होगा वो होगा 179 देशांतर रेखा। और ये जो 0 है उसके जस्ट पीछे होगा 180। तो 0 जैसे पूर्वी और पश्चिमी दोनों के लिए कॉमन है, वैसे ही 180 भी पूर्वी और पश्चिमी दोनों के लिए कॉमन है। तो एक तो हो गया 0 वाला, एक हो गया 180 वाला। पश्चिम के साइड में 179 रेखा है, बिल्कुल एक ध्रुव से चालू होकर दूसरे ध्रुव पे खत्म।
और पूर्व के साइड में भी 179 रेखाएं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर, और इसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। तो ऐसा ही 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला 179 और 180 क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन। तो हमको समझ में आ रहा है कि संख्याओं की बात करें तो एक तो हो जाएगा 0 डिग्री वाला, और एक जस्ट इसके पीछे में होगा 180, और इधर कितनी रेखाएं हैं तो 179, और इधर भी कितनी रेखाएं हैं तो 179, और ये सब को जोड़ेंगे तो 179 और 179 हो जाएगा 298, है ना, सॉरी 358, है ना, 358 होगा, 358, और ये 2, एक और एक 2, फिर हो जाएगा कुल मिलाकर 360। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ लाइन की बात करें तो वो हो जाएगा 360, ठीक। और ये 4 मिनट वाला आपको बताया था क्या अंतर पड़ता है करके, तो हमको पता है कि हमारे पृथ्वी में जो है ये जो खड़ी रेखाओं की संख्या कितनी है 360, और एक राउंड मारने में कितना समय लेता है तो 24 घंटा, है ना। ये एक बार पूरा घूमेगा, जैसे कि हम लोग 0 पे हैं मान लो जाए, और वापस से आप लोग क्या हो, सूर्य हो, है ना, आप क्या हो, सूर्य, और ये 0 पे है मान लो जाए, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे 0 पे मान लो जाए मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 से होते हुए घूमते 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 ऐसे यहाँ पे आ गया, पीछे आ गया तो रात हो गया, फिर ऐसे आया तो दिन हुआ, और सेम सिचुएशन में जब आऊँगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा। कितना टाइम लगेगा, 24 घंटा। तो हमको पता है कि ये 4 मिनट कहाँ से आया है, तो 4 मिनट ऐसे आया है कि घूमने में कितना लग रहा है 24 घंटा, और इस घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो कर दूंगा गुना इससे 60, और कितनी रेखाएं हैं बीच में तो 360। कितनी रेखाएं हैं, 360 रेखा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 6 कम 6 और ये 6 छक्के 36, और ये 6 कम 6 और 6 चौं 24। तो एक रेखा से दूसरी रेखा जाने में जो समय का अंतर क्या पड़ेगा तो 4 मिनट। तो इसी को आपको बताया था मैं ग्लोब में बना के कि मान लीजिए ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, और ये हो गया आपका 0 डिग्री वाला, और ये हो गया आपका 1 डिग्री देशांतर, ये हो गया 2 डिग्री देशांतर, ये हो गया 3 डिग्री देशांतर। तो ये मान लीजिए 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। तो अगर इस 3 डिग्री पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, आपको बताया था कल, इस 3 डिग्री पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, जैसे कि आप सूर्य हो और 3 डिग्री पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो भाई सूर्य तो नहीं घूम रहा है, घूम भी रहा है तो अपना ठीक है, बहुत स्लो है, उसमें अंदर नहीं जाना है अपने को। तो सूर्य आप हो, तो ये पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, तो पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमेगा तो 1 डिग्री घूमने में समय कितना ले रहा है वो 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में समय कितना ले रहा है 4 मिनट। या ये बोल सकते हैं कि ये जो 3 डिग्री में खड़ा हुआ आदमी है, अगर इसको जो है वह सूर्य, इसको जो है सूर्य 5 बजे दिख रहा है ना, 5 बजे इसका क्या हुआ, सुबह ऐसे घूम रहा है, आप लोग सूर्य हो, ऐसे घूम रहा है, तो जैसे जैसे ये आदमी यहाँ पर जैसे आया, थोड़ा सा ऐसे घूमा तो उसको सूर्य दिखना चालू हो जाएगा, है कि नहीं जी, रोशनी पड़ना चालू हो जाएगा। फिर थोड़ा सा घूमेगा तो उसके बाद वाला आदमी को दिखना चालू होगा, थोड़ा सा और घूमेगा तो उसके बाद जो आदमी उसको दिखना चालू होगा। तो 3 डिग्री में है उसको पहले दिखेगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री वाले को दिखेगा, फिर 1 डिग्री वाले को दिखेगा, फिर जो 1.5 डिग्री में उसको दिखेगा, फिर 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर को दिखेगा, फिर 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर को दिखेगा। तो अगर मैं बोलूं कि 3 डिग्री में कोई आदमी है और उसको 5 बजे सूर्य दिख रहा है, तो जो 2 डिग्री में आदमी है उसको सूर्य दिखेगा 5:04 में। ये हम लोग कल डिटेल से समझ चुके हैं, आप लोग भी समझ गए हैं ना, तो और उसको रिपीट नहीं करेंगे, अभी उसको जल्दी बता दे रहा हूं मैं। ये चलिए, तो पहले हम लोग देखे अक्षांश रेखा के बारे में, उसके बाद देखें हम लोग देशांतर रेखा के बारे में, और देशांतर रेखा के बारे में देखें, उसके बाद देखते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं। और कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं कौन कौन सी, तो हमको समझ में आता है कि ये है हमारा पृथ्वी, और इसके बीचों बीच वाला जो रेखा है इसको ही बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसी को बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जैसे कि है ना 0 डिग्री लैटिट्यूड का एक अन्य नाम है भूमध्य रेखा करके या इक्वेटर करके, वैसे ही 0 डिग्री देशांतर का भी एक अन्य नाम है जिसको बोलते क्या है तो GMT, है ना, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच मीन टाइम। और हमको पता है कि ये 0 डिग्री है, तो इसके बाद वाला क्या होगा 1 डिग्री होगा, उसके बाद वाला 2 डिग्री होगा।
ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हमको एक रेखा मिलती है जिसको बोलते हैं हम लोग 82.5 डिग्री, और किस साइड में है? पूर्व के साइड में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। ये तो पूर्व के साइड में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। ये तो ये वाली जो रेखा है उसको बोलेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप लोग लिख लीजिए 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और इसका विशेष नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं IST, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ये जो GMT है, इसके बीच में समय का अंतर कितना होता है? तो 5.5 घंटा। ठीक, 5.5 घंटा। क्यों 5.5 घंटा? तो उसको भी हम लोग कल निकाल चुके हैं। हमको पता है कि अगर 1 डिग्री का अंतर हो तो उसमें 4 मिनट का अंतर पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या है 5.5 घंटा, तो पहले मैं 82 को ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे कितना है? 82 डिग्री का अंतर है, 82.5 का, तो पहले 82 को ले लिया हूँ। तो 1 में 4 होता है, तो 82.5 में कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। और ये जो हम लोग आधा छोड़ के रखे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 2 मिनट का अंतर पड़ता है, तो आधे में अंतर पड़ेगा। सॉरी, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ता है, तो आधे में पड़ेगा 2 मिनट का। तो इसमें 2 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या? 330। और 330 क्या है? मिनट है, क्योंकि मिनट में निकाले हम लोग। अब इसको मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो इस 330 को डिवाइड करना पड़ेगा हमको 60 से, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 6 कम 6 और 6 पंचे 30, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है, इधर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो 5.5 घंटा। ये इसको डिटेल में और कल कर लिए अच्छे से आप लोग, है ना। अभी तो रिविजन ही चल रहा है हमारे हिसाब से। ये हो गया। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हमको देखना है भारत के बारे में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, है ना। भारत के बारे में जो सही जानकारी है आज हमको देखना है। तो बाकी आप लोग के लिए क्लियर हो गया सारी बातें? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, आज हमारा जो है स्टार्टिंग चालू हो रहा है, तो इसमें लिख सकते हैं आप लोग पहला पॉइंट में भारत का सामान्य परिचय करके एक बार और हेडिंग डाल लो तो ज़्यादा अच्छा है। शुरू में तो हम लोग ग्लोब के बारे में ही पढ़े हैं। लिखिए भारत का सामान्य परिचय। ये आज का जो है हमारा क्लास यहाँ से शुरू हो रहा है। भारत का सामान्य परिचय, आप लोग लिखिए बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया क्या है इसमें भारत के सामान्य परिचय में? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के पोजीशन के बारे में कि भारत जो है वह कहाँ पर है। ठीक, सबसे पहले हमको देखना है भारत की स्थिति। आप लोग हेडिंग डालिए भारत की स्थिति और आप लोग लिखिए पोजीशन ऑफ इंडिया ऐसा करके। तो भारत की स्थिति की बात करें तो पहले देखते हैं ग्लोब में। पहले किस में देखेंगे? ग्लोब में देखते हैं। तो ग्लोब में हमको पता है कि ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ठीक, ऐसा बड़ा सा बनाएंगे आप लोग ताकि दिक्कत मत हो बाद में। ये हमारा क्या है? ग्लोब है। और इस ग्लोब में ये जो बीचों बीच रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं इक्वेटर। उत्तर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही अगर हम लोग इस खड़ी रेखाओं में 2 बार भागों में बांट दें तो ये वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। बोलने का मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये उत्तर होगा और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये वाला जो रीजन है उसको बोलेंगे हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आप लोग लिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, इसमें लिखेंगे आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये चलिए ग्लोब में देखते हैं भारत का पोजीशन। देखो, तो ये भारत दिख रहा है सबको यहाँ पे, है ना। ये दिख रहा है, ये क्या है? भारत। तो ये वाला नीचे क्या है? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है और ये क्या है? भारत। तो आप लोग बताइए भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद ब्रिटेन खोजते हैं। देखो, ये वाला है ब्रिटेन,
ये क्या है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन से होके जा रही है 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ये वाला हो जाएगा पश्चिमी, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, और ये वाला पूर्वी गोलार्ध। तो भारत पूर्व के साइड में है कि पश्चिम के साइड में है? तो भारत पूर्व के साइड में है। भारत कहाँ है? पूर्व के साइड में है। तो एक तो देखने को मिल रहा है भारत हमको उत्तर में, और एक देखने को मिल रहा है भारत हमको पूर्व में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भारत का पोजीशन कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ये तो यहाँ पे बनाएंगे भारत, ये छोटा सा भारत बना लेना ऐसा करके। ये तो भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ये है हमारा भारत। ये ठीक। तो अगर पोजीशन की बात करें तो पहला ग्लोब में याद रखना है कि भारत का पोजीशन कहाँ है? तो भारत का पोजीशन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आप लोग लिखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। पहला बात ये हुआ। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है विश्व में जो है वह 7 महाद्वीप है कि नहीं जी? अभी हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे आप लोग उसके बारे में। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि विश्व में 7 महाद्वीप है। उनमें से एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप कहाँ है? तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा एशिया महाद्वीप। ये वाला रीजन लगभग ऐसा हल्का सा, ये ऐसा करके, ठीक। ये क्या है? एशिया महाद्वीप। ये पूरा है ना, अभी हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं। ये वाला हिस्सा क्या है? पूरा एशिया महाद्वीप। तो ग्लोब में बात करें भारत का पोजीशन है ना अगर हम लोग ग्लोब में भारत का पोजीशन की बात करें, ग्लोब के अंतर्गत, तो भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध ग्लोब में, ठीक। अगर महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। आप लोग लिखिए एशिया कॉन्टिनेंट। पोजीशन देख रहे हैं ना? पोजीशन की बात करें, चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पे। देखो पोजीशन देख रहे हैं हम लोग। पहला क्या है आपके पास? ग्लोब। तो ग्लोब में भारत का पोजीशन कहां है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये ग्लोब में पूछे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दूसरा बात देखना है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, ठीक। तो कॉन्टिनेंट में कहां है? एशिया महाद्वीप में है। एशिया कॉन्टिनेंट लिखिए, है ना। ग्लोब में कहां है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। जबकि कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में कहां है? तो एशिया महाद्वीप में। और इस एशिया महाद्वीप के भी कहां है? तो दक्षिण हिस्से में है। दिख रहा है आपको? कहां दिख रहा है? दक्षिण वाले हिस्से में। तो एशिया महाद्वीप के भी कहां है? तो दक्षिण एशिया। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाएंगे व्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल कचर पचर नहीं करेंगे इधर उधर। आप लोग लिखेंगे साउदर्न एशिया। 3 बातें याद रखना है पोजीशन से रिलेटेड। पहला कि भारत कहाँ है ग्लोब में? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और महाद्वीप में कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के भी कौन से हिस्से में है? तो दक्षिण एशिया। ये 3 बातें याद रखना है आप लोग लिख लेंगे आराम से। कहाँ है? तो उत्तर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत जो है वह एक कॉन्टिनेंट है जिसको बोलते हैं एशिया महाद्वीप। ये महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। और मैप भी बनाएंगे साथ में, जो लिखे हो वो दिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको, ये हो गया हमारा ग्लोब। और ग्लोब का हिस्सा है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत। और कलर पेन प्रयोग करेंगे। और कल आप लोग जो है वह ब्लैंक कॉपी का यूज़ करना है आप लोग को नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाने के लिए ब्लैंक कॉपी का यूज़ करेंगे। बहुत सारा कलर पेन लेके आना है, क्योंकि ज्योग्राफी में बिना मैप के हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी मैप में रहेगा उसी को थ्योरी में लिखना है अपने, है ना। मैप में चीज़ें आसानी से याद होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भारत कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में भी कहाँ है? तो दक्षिण एशिया। लिखिए एशिया महाद्वीप में भी कहाँ है? तो दक्षिण एशिया। पहला बात तो ये हो गया भारत का पोजीशन। तो भारत के पोजीशन में आपको 3 बातें याद रखना है कि भारत का पोजीशन कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। महाद्वीप की बात करेगा तो एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के भी कौन से भाग में? तो दक्षिण एशिया। ये हो गया पहला बात। दूसरा लिखिए, तो पहला देखिए हम लोग पोजीशन के बारे में।
दूसरा देखेंगे भारत के नामकरण, ये चलिए उसके बाद देखते हैं भारत का नामकरण। तो नामकरण के लिए पहला नाम है इसका आर्यव्रत, आर्यवर्त, ठीक है। पहला नाम क्या है इसका? आर्यवर्त। और आर्यवर्त इसका नाम क्यों है? क्योंकि पहले जो भारत में लोग निवास करने के लिए आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, उसको क्या बोलते थे? आर्य। या सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो लोग थे उसको क्या बोलते हैं? आर्य। तो लिखिए प्राचीन निवासी, कारण क्या है? भारत के प्राचीन निवासी को आर्य कहते थे, है ना। कारण क्या है? क्योंकि भारत के प्राचीन निवासी को क्या कहते थे? आर्य। और जो आर्य जिस जगह में रह रहे हैं वो क्या हो गया? आर्यावर्त। ये पहला बात हो गया, ठीक। आप लोग इसको आराम से मेंटेन कर लेंगे अपनी भाषा में, है ना। एंशिएंट टाइम में या प्राचीन काल में जो भारत में निवास करने वाले लोग थे उसको क्या कहा जाता था? आर्य। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? आर्यावर्त। उसके बाद दूसरा लिखिए, आर्यावर्त के बाद देखने को मिलेगा आपको भारत, इसका एक और नाम क्या है? भारत। ये तो पहला आर्यावर्त और आर्यावर्त के बाद भारत। और भारत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हीं आर्य में एक राजा था प्रसिद्ध जिसका नाम था राजा भरत। तो राजा भरत के नाम पर क्या बन गया हमारे देश का नाम? भारत। तो लिख सकते हैं आर्य में फेमस राजा, आर्य में प्रसिद्ध राजा कौन था? भरत। अब एकदम ता है, ती है, ऐसा वैसा करके नहीं लिखना है यार। नोट्स को नोट्स जैसे लिखो नहीं तो बुक बन जाएगा। तो बुक बनाना नहीं है अपने को, नोट्स को नोट्स जैसे लिखना है। तो बिल्कुल इससे समझ जाएंगे आप लोग। इतना बातें अगर रहेगा, है ना, ये बहुत शॉर्ट नहीं है, समझ में आ रही इतनी बातें। तो अगर बोले नामकरण के बारे में तो आर्यव्रत की बात करें तो भारत में जो प्राचीन निवासी थे वो थे आर्य, और आर्य निवास करते थे। तो जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आर्याव्रत। और इन्हीं आर्यों में जो है एक राजा फेमस था जिसको बोलते हैं राजा भरत, और उसके नाम पर क्या पड़ गया? भारत। चलिए तीसरा नाम लिखिए, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के लिए आपको थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा। देखो मैं अभी गूगल में नहीं जा रहा हूं, यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। ठीक, ये वर्ल्ड मैप देख लेते हैं हम लोग। ये चलिए, तो हम लोग क्या देखें? पहला नाम, तो पहला नाम देखने को मिलेगा आपको आर्यव्रत, दूसरा है भारत, तीसरा याद रखना है आपको हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान कैसे पड़ा है? तो देखो यहां पे एक नदी ऐसे निकल रही, कहां चला गया? ये यहां पे जो है आपको ऐसा एक नदी देखने को मिलेगी, और इस नदी का क्या नाम है? तो इसका नाम है सिंधु। ये कौन सी नदी है? सिंधु, है ना। यहाँ पे मानसरोवर झील देखने को मिलेगा आपको, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, बोखरचू ग्लेशियर करके नदी वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। तो ये नदी कौन सी नदी है? सिंधु। और सिंधु नदी के टाइम में जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे उसके बाद भी आगे देखेंगे आप लोग, तो कॉमन सी बात है, पड़ोसी लोग तो व्यापार करने आएंगे ही, और नदी के पास ही सभ्यता का विकास होता है।
तो इसी सिंधु नदी के पास जो लोग रह रहे थे उनसे व्यापार करने के लिए उसके पड़ोसी आते थे। और पड़ोसी कहाँ आएगा? अफगानिस्तान से आएगा, तजाकिस्तान से आएगा, तुर्कमेनिस्तान से आएगा, ईरान से आएगा, है कि नहीं जी? तो ये जो ईरान के लोग हैं, ये जो ईरान के लोग हैं, इस सिंधु नदी को कहते थे हिंदू नदी। ठीक, इस सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू। इसमें छोटा हुआ आएगा क्या? ऐसा बड़ा हुआ आएगा, कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, मेंटेन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको क्या बोलते थे वो लोग? हिंदू। और हिंदू क्या बोलते थे? इस सिंधु नदी को। अब इस सिंधु नदी को क्या बोल रहे हैं? हिंदू। तो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? हिंदुस्तान। या बोल सकते हैं उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो हो गए हिंदुस्तानी, और वो क्षेत्र बन गया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ गया? तो लिखो थ्योरी में लिखिए, ईरान के लोग, लिखिए ईरान के लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। ईरान के लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू। समझ जाओगे अब? तो ईरान के लोग सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू। और हिंदू के कारण भारत का नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। आगे लिख लो एरो करके, कारण हिंदुस्तान ऐसा करके। तो ईरान के लोग सिंधु नदी को कहते थे हिंदू नदी, और हिंदू के कारण क्या पड़ गया इसका नाम? ये हिंदुस्तान। ये ऐसा करके लिख लीजिए आप लोग, हो गया। नेक्स्ट लिखिए इंडिया। चौथा नाम लिखिए इंडिया। चौथा नाम लिखिए इंडिया। अब इंडिया कैसे पढ़ रहा है देखो यहां पे। तो इंडिया के लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा और आगे। देखो यहीं पे यूनान होगा, ये ग्रीस। अभी तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीस। पुराना उसका नाम क्या है? यूनान। तो यूनान के लोग भी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। और ये वाला नदी कौन सा नदी है? तो सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में व्यापार करने के लिए आते थे, और इस सिंधु नदी को वो लोग बोलते थे इंडस। क्या बोलते थे? इंडस। तो नदी हो गया इंडस, और जो लोग उसके आसपास रह गए हो गए हैं वो हो गया इंडियन, और जो क्षेत्र हो गया इंडिया। तो लिखिए इसके बारे में। चौथा नाम क्या है? इंडिया। और इंडिया का कारण क्या है? यूनान के लोग, लिखो पुराना, यूनान के लोग सिंधु नदी को, यूनान के लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे। यूनान के लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे, जिसके कारण भारत का नाम इंडिया पड़ा। ये तो आपको 5 नाम याद रखना है, या 4 नाम। एक हो गया आपका आर्यव्रत, एक हो जाएगा भारत, एक हिंदुस्तान, और एक हो जाएगा इंडिया। कभी आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये जो यूनान वाला है वो इंडिया बोलता था कि, मतलब इंडस बोलता था कि हिंदू बोलता था करके। तो यूनान कहाँ है बोलने का मतलब यूरोप में है, यूरोप वाला एरिया है। और यूरोप के लोग क्या प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में ही इंडस बोलेगा वो, है कि नहीं जी? वो हिंदू तो नहीं बोलेगा। और ये जो ईरान वाला है ना, वहाँ उर्दू और हिंदी वाले हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं? हिंदू। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूज नहीं हो गया अब। तो ईरान वाले क्या बोलते थे? हिंदू, है ना, हिंदू ईरान वाले क्या बोलते थे? हिंदू। जबकि यूनान वाले क्या बोलते थे? इंडस। और पुराने टाइम का यूनान अभी का क्या है? ग्रीस। पुराने टाइम का यूनान अभी का है ग्रीस। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया नामकरण। तीसरा लिखिए अक्षांशीय विस्तार, और आप लोग लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार भारत के बारे में। और आप लोग लिखेंगे अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूड बोलते हैं, तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन। ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन। चलिए अक्षांशीय विस्तार देखते हैं।
तो अक्षांशीय विस्तार के लिए हमको फिर से एक जो है वह ग्लोब बनाना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि ये हो गया हमारा पृथ्वी, और इस पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है ये हो गया भूमध्य रेखा, और ये जो खड़ी रेखा है ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर या GMT। और इसमें हमारा भारत कहाँ है, तो इसमें हमारा भारत यहाँ पे है। ठीक है, अगर हमको देखना है कि उसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बोलने का मतलब कौन से अक्षांश रेखा से लेके कौन से अक्षांश रेखा तक भारत का विस्तार है। तो पहला बात तो हमको यही समझ में आ रहा है कि भारत से होके जो भी रेखा गुजरेगी या भारत से होके जो भी आड़ी रेखा गुजरेगी, ऐसे भारत से होके जो भी आड़ी रेखा गुजरेगी, बताइए क्या वो उत्तरी अक्षांश होगा कि वो दक्षिणी अक्षांश होगा, तो उत्तरी अक्षांश। तो अगर मैं बोलूं भारत का विस्तार, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसा करके बढ़ते बढ़ते जाएगा, और कहां तक जाना है उसको 90 तक। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो भारत उत्तरी अक्षांश में है, तो भारत से होकर जो भी रेखा गुजरेगी वो कैसी होगी, उत्तरी अक्षांश। क्यों, क्योंकि भारत उत्तर गोलार्ध में है, और उत्तर गोलार्ध में जो भी आड़ी रेखाएं होंगी वो सब क्या होगी, उत्तरी अक्षांश। तो ये जो भारत टच कर रहा है जिस रेखा को, या भारत का जो अंतिम बिंदु जिस रेखा को टच कर रहा है, ये जो भारत का लास्ट जो पॉइंट है जो टच कर रहा है, वो रेखा का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। और 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा, तो उत्तरी अक्षांश। अक्षांश तो होगा क्योंकि आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा इसलिए क्या होगा, अक्षांश। लेकिन कौन सा अक्षांश होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नहीं समझ में आया, दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, फिर से देखो देखो बड़ा सा बना देते हैं। ये क्या है हमारा पृथ्वी, ठीक है, इसको बीचों बीच वाला क्या है, ये 0 डिग्री, बीचों बीच वाला क्या है 0 डिग्री। मैं ये बोल के चल रहा हूं कि इसके बाद जो रेखा होगा इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद जो रेखा होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद जो रेखा होगा उसको क्या बोलूंगा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही करते करते जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे को एक रेखा मिलेगा जो है 8 डिग्री 4 मिनट। आगे बढ़ते जाऊंगा तो, और 8 डिग्री 4 मिनट से ही जब आगे बढ़ते जा रहा हूं तभी मेरे को क्या मिल रहा है, भारत, या भारत टच हो रहा है। तो भारत कौन सी रेखा में टच हो रहा है, या स्टार्ट कहां से हो रहा है भारत, अगर हम लोग नीचे से उत्तर की ओर जाएंगे तो हमको देखने को मिल रहा है इस 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर ये 8 डिग्री 4 मिनट है तो उसके बाद वाला 9 डिग्री होगा, फिर 10 डिग्री होगा, फिर 11 12 13 14 15 16 ऐसे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। और जहां पे भारत खत्म हो रहा है, जहां पे भारत खत्म हो रहा है वो कौन सी रेखा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। डिग्री को 1 डिग्री से दूसरे 2 डिग्री में जाते जाते तक उसको 60 रेखाओं में फिर बांटे हैं हम लोग मिनट के रूप में जी। 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 2 मिनट, 1 डिग्री 3 मिनट, ऐसा करके एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में मिनट में अंतर कितना हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें तो 60। तो अगर हम आगे हम लोग देखेंगे जैसे कि ये क्या है 8 4, वैसे ही उत्तर वाला क्या है 37 6। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो भारत ग्लोब में चालू कहां हो रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप लोग लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार में, ये अगर हम लोग इधर देखें भारत का अक्षांशीय विस्तार तो लिखिए आप लोग। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार में मुख्य भूमि से मेनलैंड। मुख्य भूमि की पहले बात करिए, भारत का क्या है मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि में जो है वह कहां से चालू हो रहा है, तो मुख्य भूमि में चालू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आप लोग लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से कहां जा रहा है, तो 37 डिग्री
4 मिनट। और ये रेखा भी कैसी रेखा है, तो उत्तरी अक्षांश। अरे सिंपल सी बात है यार कि भारत कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो हाँ, भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है ना जी। तो भारत से होकर जो भी रेखा गुजरेगी वो कौन सी रेखा होगी, उत्तरी अक्षांश होगी। अगर आड़ी रेखा की बात करें तो उत्तरी अक्षांश होगी ना जी, दक्षिणी अक्षांश थोड़ी गुजर रहा है यार, क्योंकि भारत तो दक्षिणी गोलार्ध में है ही नहीं। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत से जो भी रेखा गुजरेगी वो कैसी होगी, उत्तरी अक्षांश। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे अगर 0 है और ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 करके 90 तक आएगा, तो कोई तो रेखा होगा जहां से भारत शुरू हो रहा होगा और कोई तो रेखा होगा जहां भारत खत्म हो रहा होगा। तो भारत शुरू कहां हो रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट में शुरू हो रहा है। और भारत खत्म कहां हो रहा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट में खत्म हो रहा है। क्लियर है। तो भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे आपको ग्लोब में, तो बता सकते हैं कि मुख्य भूमि इधर नीचे द्वीप वगैरह और है तो उसको अलग से लिखेंगे। तो भारत की अगर मुख्य भूमि की बात करें तो भारत मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से चालू होके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये लिखिए, आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट। ये 4 लिख दिया हूं यार इसको मैं, ये क्या है, 6 है, 6 37 6। ये बात किसकी हो रही है, मुख्य भूमि की। अब मुख्य भूमि के बाद अगर देखें द्वीप सहित, नीचे क्या है, थोड़ा सा द्वीप भी देखने को मिलेगा आपको। ये इधर मैं बना दे रहा हूं मैप, देखिए चलो 5 मिनट बचे हैं, छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए अभी। ये क्या है हमारा भारत, ठीक है। अब ये भारत से होके जो भी रेखा गुजर रही है ऐसी आड़ी वाली, ये जो आड़ी रेखाएं गुजर रही है ये सब कैसी रेखाएं हैं, तो ये सब का नाम है उत्तरी अक्षांश। इन सब रेखाओं का क्या नाम है, उत्तरी अक्षांश। और भारत जहां पे शुरू हो रहा है ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भाई उत्तरी अक्षांश तो है ही, तो क्या हो जाएगी स्टार्टिंग वाला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत जहां पे खत्म हो रहा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मुख्य भूमि की बात हो गई। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये ऐसे, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के और नीचे है, दिख रहा है आपको, ये भारत के और नीचे है। तो भारत के और नीचे है, तो आप लोग बताइए मेरे को कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक और रेखा है ऐसे करके, ये यहाँ पे एक और रेखा है करके, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से कम ही होगा, क्योंकि नीचे ये वाला क्या है, 0 है, उसके नीचे तो क्या है 0। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 1, उससे आगे बढ़ेंगे तो 2, उससे आगे बढ़ेंगे तो 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट में पहुंच गए हैं मुख्य भूमि में। लेकिन ये अंडमान निकोबार उससे थोड़ा सा नीचे है, तो ये कितना है, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी हो जाएगा उत्तरी अक्षांश। बात समझ में आई अक्षांश विस्तार की। तो अक्षांश विस्तार की बात करें तो मुख्य भूमि में बात करें तो मुख्य भूमि भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको समझ में आ रहा है जी, नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है, क्या मिनट कैसे आ रहा है? देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो एक रेखा है जैसे कि एक हो गया 2 डिग्री वाला, उसके ऊपर में क्या है 3 डिग्री, तो उस 2 डिग्री से जैसे कि हम लोग जैसे मीटर हो गया, तो मीटर के अंदर भी क्या होता है, सेंटीमीटर होता है ना जी, मीटर के अंदर क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। जैसे कि वैसे ही 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच में भी क्या होता है, मिनट। इसके लिए प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, मिनट का। तो जैसे कि ये हो गया आपका 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री, तो कॉमन सी बात है इसके बीच में भी तो जगह होगा यार। अब भारत यहाँ से चालू हो रहा है ऐसे, तो क्या बोलेंगे उसको फिर,
ना तो 1 डिग्री से चालू हो रहा है, ना तो वो 2 डिग्री से चालू हो रहा है, तो इसका कुछ तो नाम होगा जी बीच में। तो इसी को हम लोग और छोटे छोटे पॉइंट में कितने भागों में बांटे हैं, 60 भागों में। और कितने भागों में बांटे हैं, 60 भागों में। तो 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 2 मिनट, 1 डिग्री 3 मिनट, है ना, ऐसा करके वो आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो उसी में जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, या ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये अगर ये 8 डिग्री 4 मिनट है तो इसके नीचे वाला क्या होगा, बोल सकता हूं मैं कि ये जो है वो 8 डिग्री होगा, ये वाला क्या होगा, 8 डिग्री होगा। और ये 4 है तो ऐसा थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये वाला 9 डिग्री होगा। तो 9 और 8 के बीच में अगर भारत चालू हो रहा है तो कैसे बोलेंगे उसको, तो जो उसको और डिवाइड किए हैं छोटे छोटे भागों में, उसी में बोल रहे हैं हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये हो गया आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार। चलिए टाइम हो गया, बाकी फिर कल देखेंगे, है ना। तो पहला बात हम लोग क्या क्या देख लिए, एक देखिए हम लोग भारत का विस्तार, तो भारत का विस्तार ग्लोब में कहाँ है वो देख लिए। बोले दूसरा बात देखें भारत का नामकरण कैसे कैसे हुआ है वो भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। और तीसरा देखें भारत का अक्षांशीय विस्तार। और अक्षांशीय विस्तार बात करें तो भारत जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से चालू होकर 37 डिग्री 6 मिनट में खत्म होता है मुख्य भूमि। लेकिन अगर हम लोग द्वीप को भी मिला दे तो 6 डिग्री 4 मिनट से चालू होके 37 6, है ना। द्वीप में भी कहाँ खत्म हो रहा है, खत्म तो सेम ही पॉइंट है, स्टार्टिंग बस पॉइंट बदल रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग द्वीप संहित में, द्वीप संहित में लिखिए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, लिखो द्वीप संहित में लिखिए इंक्लूडिंग आइसलैंड, ऐसा करके लिख लो इंक्लूडिंग आइलैंड। आप लोग लिखिए 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये नाम लिखना बहुत जरूरी है, उत्तरी अक्षांश करके। वो क्या बोल देगा, दक्षिणी अक्षांश बोल देगा एग्जाम में तो फंस जाओगे। उत्तरी अक्षांश, तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37, 6 4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37 6, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या हो जाएगा, द्वीप संहित, है ना। इतना समझ में आया जी। चलिए फिर बाकी कल देखते हैं।